लेक्चर हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का देख लिया था, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को दो हिस्से में डिवाइड किया था। वन इज समथिंग कॉल्ड एज साइटोक्रोम एंड अदर वन इज समथिंग कॉल्ड एज कोएंजाइम्स। आज हम उसका एक छोटा सा ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद हम टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किस तरीके से चलती है उसको देखेंगे। अगर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इसको हम तीन हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एज अ broadly can be divided into three parts for the understanding purpose। तो अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको ब्रॉडली तीन हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक पार्ट हम इसमें देखेंगे दैट इज समथिंग कॉल्ड एज साइटोक्रोम, और सेकेंड पार्ट समथिंग कॉल्ड एज कोएंजाइम्स, एंड द थर्ड पार्ट इज समथिंग कॉल्ड एज फाइनल एक्सेप्टर, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होगा दैट इज समथिंग कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होगा। तो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट हो गए? ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गए इन द जेल मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट ऑन जेल मैट्रिक्स, जेल मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर बात की जाए कोएंजाइम्स की, तो कोएंजाइम्स को हमने ऑलरेडी दो हिस्से में डिवाइड किया था। तो वन इज समथिंग कॉल्ड एज FMN और दूसरा समथिंग कॉल्ड एज कोएंजाइम Q। कोएंजाइम Q इज यूबिक्विनोन which is a lipid soluble transferable molecule on the inner membrane located on the inner membrane of the mitochondria। तो अगर बात की जाए FMN की, तो क्रेब्स साइकिल से जो प्रोडक्ट बचते थे, क्रेब्स साइकिल से जो प्रोडक्ट बचते थे दैट इज समथिंग कॉल्ड एज NADH2 और हमें बचता था FADH2। दिस आर द प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो ये कोई क्रेब्स साइकिल के प्रोडक्ट है NADH2 और FADH2। ये अपना हाइड्रोजन जब इनको डोनेट करवाते थे तो NADH2 का तो डोनेशन हो जाता था FMN को, ताकि FMN का कन्वर्जन हो जाए FMNH2 फॉर्म में। FMNH2 फॉर्म में क्या बच गया? FADH2 वाला फॉर्म बच गया। तो FADH वाला कोएंजाइम Q को दे देगा, तो कोएंजाइम Q इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा कोएंजाइम Q इन द रिड्यूस फॉर्म। तो ये इनके क्या है? ये रिड्यूस फॉर्म है। तो ये रिड्यूस फॉर्म है जो कि हमने ऑलरेडी लेक्चर में देख रखा है। FMNH2 को हमको फिर से रिड्यूस फॉर्म को रीऑक्सीडाइज करवाना है, तो इस हाइड्रोजन का हमें करवाना होगा रिमूवल। तो इस हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और इस हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। तो अगर बात की जाए FMNH2 और कोएंजाइम Q, तो इनका क्या होगा? इस हाइड्रोजन का रिमूव करवाएंगे और इस हाइड्रोजन का रिमूव करवा देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा दैट इज समथिंग कॉल्ड एज हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। तो हमने क्या करवा दिया? इस हाइड्रोजन एटम का रिमूव करवा दिया। तो FMNH2, तो FMN का कन्वर्जन हो जाता था FMNH2 में, और कोएंजाइम Q का कन्वर्जन हो जाता था कोएंजाइम Q इन द रिड्यूस फॉर्म। तो हमने यहाँ से हाइड्रोजन दे दिया और हमने यहाँ से हाइड्रोजन इसको दे दिया, तो यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया। अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो फिर हम इसे कह सकते हैं फिर से रीऑक्सीडाइज हो गया, और यहाँ से कोएंजाइम Q जो कि रिड्यूस फॉर्म में हम इसे कह सकते हैं ये फिर से अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ चुका है। अब ये फिर से और हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है और साइकिल को आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो अगर बात की जाए FMNH2 की, जो कि इसका हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और कोएंजाइम Q और इसका भी हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा? दैट इज हाइड्रोजन एटम। तो अगर हाइड्रोजन एटम की बात की जाए तो हाइड्रोजन एटम हैविंग वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन,
Therefore, for the constitution of the hydrogen atom, there is a requirement of 1 proton and 1 electron. तो हाइड्रोजन एटम के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हाइड्रोजन एटम का क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन एटम को स्प्लिट किया जाएगा। हाइड्रोजन एटम को स्प्लिट करेंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मेम्ब्रेन पे इस हाइड्रोजन एटम का ऑब्वियसली स्प्लिटिंग ही होगा। तो स्प्लिटिंग होगा किसमें होगा, स्प्लिट होगा प्रोटॉन्स में, स्प्लिट होगा प्रोटॉन्स में, और स्प्लिट होगा समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स में। अगर बात की जाए प्रोटॉन्स की, तो प्रोटॉन्स आर H+ आयन, दे आर H+ आयन, और इलेक्ट्रॉन को हम डेसिग्नेट कर सकते हैं दैट इज E-, और S कह सकते हैं हम, दैट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन एटम बन जाएंगे। और इस हाइड्रोजन एटम का हमने क्या करवा दिया, रिमूव करवा दिया, और हाइड्रोजन एटम का हमने यहाँ पे करवा दिया स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का ब्रेकडाउन हो चुका है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में। तो अगर बात की जाए प्रोटॉन्स की, तो प्रोटॉन को यहाँ से भेज दिया जाएगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, प्रोटॉन को भेज दिया जाएगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो इसको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेज दिया जाएगा। पीछे बच गए इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स बच गए, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को भेज दिया जाएगा ऑन मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन पे क्या करेंगे, मेम्ब्रेन पे होंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर, मेम्ब्रेन पे होंगे इलेक्ट्रॉन्स के कैरियर। तो अगर बात की जाए साइटोक्रोम्स की, तो साइटोक्रोम्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन कैरियर, साइटोक्रोम्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो हम साइटोक्रोम्स को कह सकते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो असल में जो प्रोटॉन स्प्लिट, दो हाइड्रोजन एटम जो स्प्लिट हुआ है प्रोटॉन्स में इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन तो चलेगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर पे, और इलेक्ट्रॉन कैरियर पे जाएंगे ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या है, तो इलेक्ट्रॉन कैरियर इज नथिंग बट समथिंग कॉल्ड एज साइटोक्रोम्स। एंड लिटरली साइटोक्रोम्स दे आर प्रोटीन एंड दे आर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स। तो इनके पास कुछ आयरन के आयन होंगे, इनके पास क्या होंगे, कुछ आयरन आयन्स, और आयरन के आयन होंगे किस फॉर्म में, आयरन आयन्स होंगे Fe2+ फॉर्म में, और यह हो सकते हैं Fe3+ फॉर्म में। Fe2+ फॉर्म एंड Fe3+ फॉर्म में ये क्या करेंगे, ऑसिलेट करते रहेंगे। जब Fe3+ जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो हो जाएगा Fe2+, Fe3+ जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा Fe2+। लेकिन ये Fe2+ में अगर फिर से इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करवा दिया तो इसका फिर से कन्वर्जन हो जाएगा Fe3+ फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो अगर बात की जाए Fe2+ आयन के पास जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर उसको अगर वो रिमूव कर देता है तो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जो पीछे बचता है दैट इज समथिंग कॉल्ड एज Fe3+, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज कम हुआ है, तो एक नेगेटिव चार्ज कम हुआ है तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ चुका है। तो हम वही कह सकते हैं कि Fe2+ में अगर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा दिया तो उसका कन्वर्जन हो जाएगा Fe3+ फॉर्म में। और ये आयन्स, आयरन आयन्स कहाँ मौजूद है, आयरन आयन्स मौजूद है साइटोक्रोम्स में। तो अगर बात की जाए तो इन 3 हिस्से में हमने पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिवाइड किया है। तो अब आगे कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है उसको देखते हैं।